बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर शुरू कर रहे हैं बच्चों, और इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि ऑर्गेनिजम्स को, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, हायर ऑर्गेनिजम्स हो, लोअर ऑर्गेनिजम्स हो, इन्हें हमने किस तरीके से ग्रुप में कैटेगराइज किया है। राइट। क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है बच्चों ताकि हम इन ऑर्गेनिजम्स को ठीक से स्टडी कर सकें। तो अगर आपने ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपरली क्लासिफाई कर दिया है तो आप इन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सकते हैं इन अ बेटर वे। राइट। तो अगर एक जनरल एस्पेक्ट की मैं बात करूं तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो आने वाले डिफरेंसेस हैं और जो आने वाली सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है। आने वाले डिफरेंसेस और जो सिमिलैरिटीज़ हैं उन्हें मैच करना, उनके बेसिस पे उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज करके रखना, दैट इज़ व्हाट इज़ रेफर्ड एज क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जब मैं बात करती हूँ तो मैं कुछ ऐसे फीचर्स रख लेती हूँ बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये एक स्पेसिफिक फीचर है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही अंदर ये फीचर आपको विजिबल होगा, है ना। रेस्पिरेशन का मोड हो सकता है, मेथड हो सकता है, आई मीन किस तरीके से ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है ना, ये उतना सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि मोर और लेस सब ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन के मेथड नियरली एक जैसे होते हैं। येस ऑफ कोर्स डिफ्यूजन से स्टार्ट होती है प्रोसेस, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस होते होते लंग्स तक पहुंचा जाता है, बीच में बुक लंग्स, बुक गिल सब कुछ आ जाता है। बट अदरवाइज ये क्राइटेरिया हो सकता है। रिप्रोडक्शन एक बेस्ट क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आप ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हो। ऐसे मतलब हम कई सारे पैरामीटर्स डिसाइड कर सकते हैं कि जिन पैरामीटर्स पे आप ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई करने वाले हैं। राइट। तो जब आप ये ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं तो इस क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। राइट। अब ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसका पर्पस क्या है, मैंने क्यों किया है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने इसलिए किया है बच्चों ताकि हमें ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते आए, हम उन्हें पहचान सकें, उसके बाद उन्हें जो प्रॉपर उनका सूटेबल ग्रुप हो सकता है उस ग्रुप में उन्हें रख सकें और उन्हें स्टडी कर सकें। तो बेसिकली पर्पस क्या है क्लासिफिकेशन का, टू ऑर्गेनाइज वास्ट नंबर ऑफ नोन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देयर स्पेसिफिक कैटेगरीज सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई देम ईजिली। देखिए जब आप लाइब्रेरी बनाते हैं तो लाइब्रेरी में भी हम कुछ सेगमेंट्स रखते हैं ना, और उन सेगमेंट्स में हम कुछ स्पेसिफिक बुक्स रखते हैं। इन बुक्स को जब आप प्रॉपरली स्टडी कर पाते हैं, इन बुक्स को जब आप निकालना चाहते हैं, सपोज़ किसी दिन मेरा मन हुआ कि मुझे नॉवेल्स पढ़ना है, तो मुझे पता है कि उस लाइब्रेरी में नॉवेल वाला सेक्शन कौन सा है, मैं जाऊँगी वहाँ से बुक उठा लूँगी और पढ़ लूँगी। इज़न्ट इट? तो बेसिकली यहाँ पे जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन हमारे लिए ही कर रहे हैं ताकि जो स्टडी है वो क्या हो सके, ईजी हो। ऑर्गेनिजम्स को हमने अलग अलग लेवल पे क्लासिफाई किया है। क्लासिफिकेशन वन स्टेप प्रोसीजर कभी नहीं रही हमारे लिए। हमने बहुत अलग अलग मेथड्स में, मतलब एक बार क्लासिफिकेशन हुआ, फिर ये क्लासिफिकेशन में हमें कई ड्रॉबैक्स दिखे, हमने दूसरा किया, उसमें ड्रॉबैक्स दिखे, तीसरा किया। तो मेरी एनसीईआरटी में भी लिखा है बेटा कि क्लासिफिकेशन एक बार में नहीं हुआ, सिंगल स्टेप में नहीं हुआ, कई समय लगा हमें इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। जब सबसे पहली बार क्लासिफिकेशन हुआ तो दैट वाज क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स जिन्हें हमने टू किंगडम्स बोला, एंड इट वाज डन बाय एरिस्टोटल, है ना। इन्हें हमने अनीमिया और इनेमिया के नाम से भी क्लासिफाई किया था। बेसिकली एरिस्टोटल ने ये जो क्लासिफिकेशन किया ये सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। तो एक कैटेगरी को पूरी तरीके से प्लांट में रखा जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और एक कैटेगरी को पूरी तरीके से एनिमल में रख दिया जो अपना खाना खुद बना नहीं सकते हैं। तो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन वाज द वेरी फर्स्ट क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का किसने किया था, तो इट वाज डन बाय एरिस्टोटल, और उन्होंने दो ग्रुप में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। बट ऑब्वियस सी बात है बेटा कि प्लांट्स में कई ऐसे ऑर्गेनिज्म भी आ गए जैसे फंगस है ना। तो फंगस को हमने उस समय किस में रख दिया था, प्लांट्स में रख दिया था। बाद में हमें समझ में आया कि फंगस खुद अपना खाना नहीं बना सकता है, हर बैक्टीरिया अपना खाना नहीं बना सकता है। इस किंगडम में माइक्रोब्स को पोजीशन प्रॉपरली नहीं मिल रही थी, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन को हमने डिस्कार्ड करके एक थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन निकाला, फिर फोर किंगडम, फिर फाइव किंगडम। उसके पहले हमने एक और मेथड निकाला क्लासिफिकेशन का जिसमें हमने ऑर्गेनिजम्स को आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन,
नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया। क्या है इनका मतलब, देखते चलते हैं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का मतलब है जब आपने प्लांट के वेजिटेटिव या फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसमें फ्लावर्स कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल हैं कि बाइसेक्सुअल हैं, पॉलिनेशन का तरीका कैसा है, स्टेम अंडरग्राउंड है या एरियल है, मतलब प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स के बेसिस पे और फ्लोरल पार्ट्स के बेसिस पे हमने उन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। ये कैरेक्टर्स कैसे थे बेटा, दीज वर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इजंट इट। ये सिर्फ बॉडी फीचर्स हैं जो सुपरफिशियली आपको दिख जाते हैं, आप किसी ऑर्गेनिज्म को देखोगे तो आपको दिख जाएंगे, लेकिन क्या ये क्लासिफिकेशन एनिमल के लिए सूट हो सकता है? एनिमल्स में तो फ्लोरल पार्ट्स नहीं होते, वेजिटेटिव पार्ट्स नहीं होते, तो ये क्लासिफिकेशन भी हमारे लिए अच्छा नहीं था। इसमें हमने सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कंसिडर किए थे। फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो नेचर के हिसाब से, सीजन वेदर के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, इवन प्लांट की फेजेस के हिसाब से भी चेंज होते रहते हैं, तो फिर वो तो परमानेंट नहीं हुए ना। तो जो चीज़ परमानेंट नहीं है उसको आपने क्लासिफिकेशन का बेसिस कैसे बना लिया? तो ये भी क्लासिफिकेशन का तरीका, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का तरीका हमारे लिए सही नहीं था। हमने नेचुरल क्लासिफिकेशन किया जहाँ पे हमने ऑर्गेनिजम्स को, क्योंकि हमने पहले ही कहा बेटा कि जो आर्टिफिशियल था उसमें सीजन वेदर के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से, एज के हिसाब से पार्ट्स में वेरिएशन आते हैं। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, हमने इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बेसिस रखा। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके अंदर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी हमने माध्यम चुना कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई इनके बेसिस पे भी किया जाए। तो जब हमने ये क्लासिफिकेशन किया तो हमें काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिजम्स के मैच करते आए, एंड दिस वाज क्वाइट सिस्टमैटिक। इट वाज डन बाय बेंथम एंड हुकर, और इन्होंने एक बुक जेनेरा प्लांटेरम में ये पूरा क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था, राइट। उसके बाद फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन एक सिस्टम है हमारे पास जहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म की फाइलोजेनी के बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई करते हैं। फाइलोजेनी का मतलब होता है बेटा एंसेस्टरी, ठीक है। मतलब आप जब एंसेस्टरी ट्रेस करते हैं ऑर्गेनिज्म की कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, किससे इवॉल्व होकर आया है, तो उसे हम बोलते हैं फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब एंसेस्टरी ट्रेस करना। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइलोजेनी है, इट वाज गिवन बाय हेकल, और यहाँ पर इनके मतलब फाइलोजेनी के बेसिस पे जब आप क्लासिफिकेशन करते हो ना, तो कुछ हद तक तो हम फॉसिल्स पे मतलब पेलिएंटोलॉजी पे डिपेंडेंट है। सॉरी, हम किस पे डिपेंडेंट है बेटा, पेलिएंटोलॉजी। व्हाट इज पेलिएंटोलॉजी? स्टडी ऑफ फॉसिल्स, यू नो दैट। तो फॉसिल्स को स्टडी करने की जो मेथड है उसे पेलिएंटोलॉजी बोला जाता है, और पेलिएंटोलॉजी के बेसिस पे हम बहुत अच्छे से एंसेस्टरी ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें प्रॉब्लम आई। क्यों प्रॉब्लम आई? क्योंकि फॉसिल के रिकॉर्ड्स हमारे पास सफिशिएंट नहीं थे। तो फॉसिल्स के रिकॉर्ड सफिशिएंट नहीं होने से मैं इस क्लासिफिकेशन को भी सक्सेसफुली नहीं कर पाई। काफ़ी हद तक इन तीनों में से दिस वॉज मोर अप्रोप्रिएट, है ना, नॉट परफेक्ट बट इट वॉज क्वाइट अप्रोप्रिएट, राइट। फिर इसके बाद जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम आया वो मेरा थोड़ा सा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का सिस्टम था, जिसे मैंने किंगडम सिस्टम कहा है, जहाँ पे मैंने ऑर्गेनिजम्स को कुछ मेजर बड़े बड़े ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है। इन ग्रुप्स को हम किंगडम कहते हैं। तो इनिशियल था टू किंगडम विच वाज डन बाय एरिस्टोटल, फिर उसे हटाकर इनिशियल इट वाज नॉट एग्जैक्टली, वी डू नॉट कॉल इट एज टू किंगडम, बट इट वाज इन टू ग्रुप्स, एनिमल एंड प्लांट्स। देन केम टू किंगडम क्लासिफिकेशन जहाँ पे एनिमेलिया और प्लांटे ये बड़ा ग्रुप आया हमारे पास, एनिमेलिया एंड प्लांटे। दिस वाज डन बाय कैरोलस लिनेयस। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स को मुझे पोजीशन देने में दिक्कत आ रही थी, फॉर एग्जांपल स्पेशली फंगस, है ना। वायरसेस के लिए तो हमेशा से ही हमारे पास एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट रहा, लेकिन प्रोटिस्टा और फंगस को भी हमने यहाँ पे किस में रख दिया था, प्लांटे में, विच वाज रॉन्ग। तो आगे चल के एक थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज हुआ बेटा, जहाँ पे प्रोटिस्टा नाम का एक ग्रुप बन गया। इस प्रोटिस्टा में सेल वॉल बियरिंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना नहीं बना सकते हैं उन्हें हमने रखा था, राइट। प्लांट को अलग कर दिया और एनिमल्स को तो ऑब्वियसली हमने अलग ही कर दिया। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हमने जो हैं प्लांट से निकाल कर किस में इंक्लूड कर दिए थे, प्रोटिस्टा में।
राइट। लेकिन फिर यहाँ पे बैक्टीरियाज की प्रॉब्लम आने लगी हमें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों एक ही ग्रुप में आने लगे। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस किंगडम, राइट। फिर से वायरसेस को पोजीशन नहीं थी, और यहाँ से फिर हमने क्या किया, जो हमारी जो फंगस थी, उन फंगस को ना तो हम सक्सेसफुली जस्टिफाई कर पाए, मतलब प्रॉपरली जस्टिफाई कर पाए, ना तो प्रोटिस्टा में, ना ही उन्हें जस्टिफाई कर पा रहे थे प्लांट में, क्योंकि फंगस के कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी हर यूकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स से बहुत डिफरेंट थे। कैसे, हम अभी किंगडम फंजाई जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। हम चीज़ें थोड़ी सी डिटेल में लेंगे बेटा यहाँ पे, क्योंकि इस चैप्टर में छोटा छोटा हिस्सा जो है ना वो हर दूसरे चैप्टर में कवर अप हो रहा है। तो मैं सारी चीज़ों को कलेक्ट करके यही आपको बताऊंगी, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिखने में बहुत छोटा है एनसीईआरटी के हिसाब से, बट अदरवाइज इट इज़ अ लेंथी चैप्टर, राइट। वो आपको फील हो जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। बाद में हमने इस किंगडम को भी मॉडिफाई करके 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट कर दिया, विच वाज डन बाय कोपलैंड, राइट। कोपलैंड ने यहाँ पे हमें एक और जो है किंगडम दे दिया, दैट वाज मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अभी भी यहाँ पे फंगस को रखने की पोजीशन में क्लियर नहीं कर पाई, जस्टिफाई नहीं कर पाई, तो हमने ग्रेजुअली इस सिस्टम को भी हटा दिया, और इस सिस्टम के बाद हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, विच वाज डन बाय विटेकर, रॉबर्ट विटेकर, जो हम आज भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म का ग्रुप रहा मोनेरा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप रहा प्रोटिस्टा, उसके बाद जो सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स थे, स्पेसिफिक एक ग्रुप मिल गया मेरे फंगस को, तो फंगस एकदम ही अलग हो गए, और दूसरा मेरे पास प्लांटे एनिमेलिया एज इट इज था। विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन काफ़ी हद तक ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन को वेल जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को मैंने जिन जिन ग्रुप्स में उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे रखा है वो काफ़ी हद तक रिलेटेड है, और रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को ही एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा गया है। इसीलिए ये किंगडम या ये सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर मेरे लिए काफ़ी इफेक्टिव रहा, राइट। लेकिन इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इसको आज भी हम पढ़ते हैं, डिस्कार्ड नहीं किया जाता, साइंटिफिक कम्युनिटी से अप्रूव कर चुकी है, कर रही है, लेकिन फिर भी हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ गए, विच वॉज प्रपोज्ड बाय और डन बाय कार्ल वूस, राइट। एनसीईआरटी में कार्ल वूस का नाम नहीं है, इवन 2, 3, 4 का भी नाम नहीं है, सिर्फ एरिस्टोटल और विटेकर का क्लासिफिकेशन है। आपको सिर्फ इसलिए बताया बेटा कि आप इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो प्रॉपरली सॉल्व कर पाएँ। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ नया काम नहीं किया बेटा, बस मोनेरा को हमने स्प्लिट कर दिया इनटू आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, आर्के बैक्टीरिया जो कि प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, और इसके अलावा हमने इसे ग्रुप कर दिया इनटू इट वाज ग्रुप्ड इनटू यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, और बाकी के जो किंगडम्स हैं वो एज इट इज रहे। मतलब क्या किया बेटा, सिर्फ और सिर्फ अगर आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं तो सिर्फ मोनेरा को हमने स्प्लिट कर दिया है इनटू आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, जहाँ पे आर्की बैक्टीरिया का मतलब है एंशियंट बैक्टीरिया, ठीक है। ऐसे बैक्टीरियाज जो एडवर्स कंडीशंस में रहते हैं बच्चों, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म पानी में, बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों पे, एसिड कंटेंट जहाँ पे हो वहाँ पे, तो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में जो लोग, जहाँ पे जब मेरे बैक्टीरियाज रहते हैं, उस पर्टिकुलर ग्रुप को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, आर्की बैक्टीरिया में, एंशियंट बैक्टीरिया, राइट। देन आई हैव ट्रू बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, मतलब जो आज के बैक्टीरियाज हैं, जो मेजरली जो हमारे लिए पैथोजेंस हैं, दे वर ग्रुप्ड इनटू यू बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आ गए, फंजाई में फंगस आ गए सारे, प्लांटे और एनिमेलिया। इस तरीके से हमारे पास 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है। दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। अब देखिए, जब मैं इन सारे किंगडम्स को, अब मैं विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फॉलो कर रही हूँ बेटा, एनसीईआरटी के हिसाब से हम चलेंगे, तो ये एनसीईआरटी में पूरी टेबल दी है जो आपको पता होनी चाहिए, आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या याद रखेंगे इसके बारे में, कि मोनेरा का जो सेल टाइप है, दैट इज हाउ मोनेरन्स आर, दे आर प्रोकैरियोट्स, प्योर प्रोकैरियोट्स, ठीक है। इसमें साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, हर टाइप के बैक्टीरियाज इंक्लूडेड है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, सब इंक्लूडेड है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका न्यूक्लियस कैसा है, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है।
जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, सेल ऑर्गेनल्स डबल मेम्ब्रेनस नहीं है, तो इन्हें हमने किस में रखा, प्रोकैरियोट्स में रखा, मतलब मोनेरा में। सेल वॉल प्रेजेंट है एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। पढ़ेंगे अभी अपन मोनेरन से ही शुरू करने वाले हैं। यूनिसेलुलर होते हैं मोस्टली, हार्डली इनमें कोई मल्टीसेलुलर है, बट अदरवाइज दे आर यूनिसेलुलर, ऑल ऑफ देम दे आर यूनिसेलुलर, तो यू नीड टू रिमेंबर यूनिसेलुलैरिटी ओनली। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है, सेल वॉल कुछ में होती है कुछ में नहीं होती है, जिनमें है वो पैथोजेंस हैं, वो बीमारी कॉज करने वाले हैं, एंड मेजरली दे डोंट हैव, दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, राइट। कमिंग टू द फंजाई, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, सेलुलोज कुछ ऑर्गेनिजम्स में, कुछ मेंबर्स में सेलुलोज प्रेजेंट होता है, बाद में बताऊंगी मैं आपको किस में होता है। इन्होंने लिखा है प्रेजेंट विदाउट सेल वॉल, मतलब सेल वॉल होती है, काइटिन की बनी हुई है, लेकिन ये जो सेल वॉल है, दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज इन फ्यू फंजाई, है ना, एनसीईआरटी में लिखी लाइन, पढ़ेंगे अपन बाद में। मल्टी सेलुलर है, प्लांटे भी मल्टी सेलुलर है और एनिमेलिया भी मल्टी सेलुलर है। ज़रा प्लांटे और एनिमेलिया में डिफरेंस समझना। प्लांटे जो हैं, प्लांटे ऑर्गन तक गए हैं बेटा, ऑर्गन सिस्टम नहीं बना है, लेकिन जो एनिमेलिया है ना, एनिमेलिया में आपको बकायदा ऑर्गन सिस्टम दिखाई देगा, ठीक है। तो एनिमेलिया विल हैव ऑर्गन सिस्टम, जबकि प्लांटे के पास सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन तक ही होता है। एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट है, यू नो दैट, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स भी यूकैरियोट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात अपन कर रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसे खाना खाता है, उसके खाने का तरीका क्या है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैं बात करूं तो दे आर आइदर ऑटोट्रॉफिक और हीटरोट्रॉफिक। मोनेरा जो है ना बेटा, सबसे ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप है, इसमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है। पता है क्यों? क्योंकि मोनेरा के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत अलग अलग हैं। ये ऑटोट्रॉफ भी हैं, ये हीटरोट्रॉफ भी हैं, और हीटरोट्रॉफ में भी पैरासिटिक भी हैं, और हमारे व्हाट शुड आई से, कीमोसिंथेटिक भी हैं। ऑटोट्रॉफ में कीमोसिंथेटिक भी हैं, हीटरोट्रॉफ में सैप्रोफाइट्स भी हैं, पैरासिटिक भी हैं, राइट। तो ये जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक दो तरीके से हैं, एंड देन आई हैव पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेजरली। ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ये बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में। लेग्यूमिनस प्लांट्स कैसे होते हैं बेटा? लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके रूट नोड्यूल्स में ये बैक्टीरियाज एक एसोसिएशन बनाकर, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाकर बैठे हुए हैं। वहाँ पे ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और इस तरीके से वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक हैं, जैसे यूग्लिना। यूग्लिना अपना खाना बना सकता है। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है, यूग्लिनॉइड्स में बताऊंगी मैं। हीटरोट्रॉफिक इनका मेजरली है। फंजाई में मेजरली दे आर सैप्रोफिटिक, क्योंकि सैप्रोफिटिक हैं तो दे आर डिकम्पोजर्स एज वेल, एंड फ्यू आर पैरासिटिक, राइट। इनमें जो फंगस पैरासाइट्स हैं वो मेजरली बेटा एनिमल्स के लिए पैरासाइट हैं, सॉरी प्लांट्स के लिए पैरासाइट हैं, क्योंकि प्लांट्स का जो सिस्टम है वो बहुत, या प्लांट्स की जो बॉडी है उसके ऊपर बहुत इजीली वो ग्रो कर सकते हैं। एनिमल्स में ह्यूमंस पे फंगस का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। कारण जो दूसरे एनिमल्स हैं, ममेलिया क्लास अगर आप देखें तो उसमें जो दूसरे एनिमल्स हैं उनकी बॉडी पे फर होता है, और फर होने के कारण ये इजीली उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाती, राइट। दे नीड मॉइस्ट एंड ह्यूमिड प्लेस टू ग्रो, तो वो फर के कारण उन्हें प्रोटेक्शन मिल जाती है और फंगस उनके ऊपर इजीली ग्रो नहीं कर पाती। प्लांटे विल बी प्योरली ऑटोट्रॉफिक, इसमें भी कुछ हेट्रोट्रॉफिक हैं। कौन से बेटा? वो जो हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, they are the one which will depend upon other or insects for the process of obtaining food. Animals are holozoic. holozoic का मेरा मतलब, holozoic से मेरा मतलब है होल सॉलिड फूड जो है वो एनगल्फ करते हैं, है ना। दे कंज्यूम द एंटायर फूड आइदर थ्रू फैगोसाइटोसिस और थ्रू पिनोसाइटोसिस। तो सॉलिड फूड या लिक्विड फूड को गल्प करते हैं, फिर बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, राइट। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, इसे बहुत अच्छे से समझें और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं।